गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सेफ अपने घरों में। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया कि जो एक्सेस है किसान का कर्ज लेने के संबंध लगा लीजिए, वो पैसा कहाँ से लेता है, क्या क्या उसका प्रोसीजर है। क्योंकि खेती बाड़ी के लिए कर्ज लेने के बिना तो काम हमारा चलेगा नहीं और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है एग्रीकल्चर में और बहुत ज़्यादा उसमें आप रिस्क कह लीजिए। कई लोग जो है एग्रीकल्चर को गैम्बलिंग ऑफ नेचर भी कहते हैं कि ये जुआ है एग्रीकल्चर। एक साल बहुत अच्छा हो जाता है प्रोडक्शन, अगले साल नहीं होता। तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर में, तो इसलिए और जहाँ पे अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है। तो सीधी सी बात है कि कर्ज लेना, लोन देना भी उतना इजी नहीं रहता है। किसानों की बात करें तो, या उससे अलाइड एक्टिविटीजन की बात करें तो भी एक्सेस टू क्रेडिट में किसान को बहुत सारी दिक्कत तो आती है। देखो, तो इस टॉपिक में जो हम बात करेंगे वो हमारी बात रहेगी, जो हमारी बात है आसपास के जो पॉइंट्स है वो क्या है। वो पॉइंट्स ये है कि पहले तो हमें हमारा जो किसान है वो कर्ज लेता किस किस जगह से है, ठीक है, उसका प्रोसीजर क्या है, और दूसरा सोर्स क्या क्या है। और इसमें कुछ मॉल प्रैक्टिसेस भी हैं कि कई बार जो है हम सभी किसान को तो नहीं कह सकते, कई बार ये भी होता है कि भाई हम किसी और रीजन से जो है कर्ज ले रहे हैं और उसे खर्च किसी और रीजन पे कर रहे हैं। तो वो सारी मॉल प्रैक्टिस हैं यहाँ पे इसके अंदर क्रेडिट में, एग्रीकल्चर में। तो वो उनका भी हम डिस्कस ज़रूर करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट कि जो एग्रीकल्चर का सोर्स है जहाँ से क्रेडिट जनरेट होता है वो क्या क्या है। ये रहा, देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम इन इंडिया कि पैसा बेसिकली आता क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉप इंस्टीट्यूशन है जो हमारे सारे मॉनेटरी फंक्शन डील करता है वो हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारा सेंट्रल बैंक है, यहीं से ही सारा पैसा आता है, यहीं से नोट छपते हैं, यहीं से करेंसी बनती है, यहीं से करेंसी सर्कुलेट होती है। तो सबसे पहले जो कर्ज किसानों को मिलने वाला होता है कहाँ चलता है, वो चलता है आपका आरबीआई से। आरबीआई के बाद फिर वो कहाँ पहुँचता है, आपका नबार्ड में। नबार्ड एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हो कि एजेंसी कह लीजिए, इंस्टीट्यूशन कह लीजिए, जिसका एक ही एम है, वो क्या है, किसान का वेलफेयर। इसका एक ही कमिटमेंट, और उसने आज तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत सारे किसानों का इसने वेलफेयर किया है। अगर इसका आप डेटा उठा के देखो तो काफ़ी कह सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री है। किसानों के डेवलपमेंट में नबार्ड का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो नबार्ड जो है अपने के पास जो ग्रांट आती है, जो पैसा आता है, फंड आता है, वो आगे अगेन ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। पहला आपका है कमर्शियल बैंक्स और सेकंड आपका रीजनल रूरल बैंक, जो आपके ग्रामीण बैंक भी होते हैं, ये वो बैंक है। तो उसके बाद हमारा जो है सहकारी बैंक आगे, रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, ये इसकी बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद इनका जो है टाइम के अकॉर्डिंग जो है, टाइम पीरियड के हिसाब से जो है डिवीजन होता है। तो ये देखिए, पहले उसके बाद लॉन्ग टर्म क्रेडिट स्ट्रक्चर है कि आपको 5 साल के लिए लोन चाहिए, 10 साल के लिए चाहिए। उसके बाद स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, इसमें जो है स्टेट लेवल के सहकारी बैंक होते हैं। फिर आपका प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। इस तरफ हमारे शॉर्ट टर्म है, ये देखिए, ये इस तरफ हमारे जो है शॉर्ट टर्म क्रेडिट स्ट्रक्चर है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है। तो बेसिकली ये सब जो है किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, ओवरऑल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं हमारा, कि भाई वेलफेयर कैसे हो किसानों का, ये उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात कहनी ज़रूरी है, ये जो हमारा क्रेडिट का सिस्टम है ये क्या है, ये इंस्टीट्यूशनल है या ऑर्गेनाइजेशनल है।
कि ये सिस्टम जो है किसानों का है। लेकिन आज भी अगर हम बात करें, आज से 20 साल पहले करें, अभी भी अगर किसान को पैसे चाहिए तो बैंक उसकी फर्स्ट चॉइस नहीं है। मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मान लीजिए उसे बिल्कुल ही जल्दी पैसे चाहिए, 1 या 2 दिन में उसको पैसे चाहिए, तो वो उसकी फर्स्ट चॉइस तो नहीं है। उसकी फर्स्ट चॉइस क्या है? उसकी फर्स्ट चॉइस है आड़ती, साहूकार, महाजन, जहाँ से उसको बहुत जल्दी, मतलब ये कह सकते हैं कि अब सिंगल विजिट में ही उसको पैसा मिल जाता है। लेकिन वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हैवी इंटरेस्ट रेट पे वो जो है पैसे वहाँ से उठाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है कि किसान को पता है कि वो लॉस में है। बैंक में जो लोन्स मिलते हैं वो सॉफ्ट लोन्स हैं, इंटरेस्ट रेट कम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो जो है आड़ती या साहूकार के पास जाना ज़्यादा पसंद करता है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि बैंक में पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, फाइल चलेगी, प्रोसीड होगी, अप्रूव होगी, फिर जाके कहीं लोन सेंक्शन होगा, उससे पहले इंस्पेक्शन भी होगी, वेरिफिकेशन भी होगी। तो ये बहुत सारे स्टेप्स हैं और इनमें क्या है, किसान का टाइम चला जाता है और किसान के पास इतना टाइम है नहीं। अब मान लीजिए किसी बीज बोने हैं तो उसके पास 15 दिन का टाइम है कि उसको पैसे चाहिए। पैसे लेगा, बाजार में जाएगा, बीज लेके आएगा और बीज फिर बोएगा खेत में। तो उसको इमीडिएटली पैसा चाहिए और वो इमीडिएटली पैसा बैंक तो प्रोवाइड नहीं करा सकता। देखो सीधी सी बात है, तो बैंक नहीं करवा सकता प्रोवाइड, इसलिए जो है वो मजबूरी में कह लीजिए वो आड़ती से ही पैसे उठा लेता है, जो काफ़ी महंगे इंटरेस्ट रेट पे उसको मिलते हैं। और अगर आप इस चीज़ को और डिटेल में देखना चाहते हो तो इसके ऊपर बहुत कई सारी अच्छी मूवीज़ भी बनी हुई हैं, जैसे कि आपकी मदर इंडिया है। और उसके बाद इसके ऊपर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है कि कैसे जो है कई महाजन जो हम देखते थे वो कैसे एक्सप्लॉयटेशन करते थे किसानों का। कि मान लीजिए कि 100 रुपये लिए हैं उस टाइम में किसान ने, तो 100 के आगे 1 जीरो और बढ़ा देते थे, वो 100 से 1000 हो जाता था। जैसे टाइम पीरियड है आपका 10 महीने का, तो 1 जीरो कम कर देते थे, 1 महीना रह जाता था। और सीधी सी बात क्या होती थी, अगर वो टाइम पे नहीं दे पाता था तो उसकी ज़मीन हड़प ली जाती थी किसानों की। तो ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है, क्योंकि हमारे हिस्ट्री उठा के देखें एग्रीकल्चर की तो हमेशा ही जो बड़े ज़मींदार रहे हैं उन्होंने कभी भी छोटे ज़मींदार का सपोर्ट नहीं किया। हमेशा बस यही चाहा कि उनकी ज़मीन भी कैसे हड़प के अपना जो है अपना हिस्सा जो है बड़ा कर लिया जाए। तो एक इसका रीज़न ये भी था कि हमारा जो है आप हिस्सा ज़्यादा करो ज़मीन का। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल रहा है दोनों क्लास में, जो छोटे किसान और बड़े किसान हैं उनके बीच में। तो इसलिए भी एक सीरियस इशू रहा है हमारा। तो अब आगे चलते हैं। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट डेटा है। देखो इसमें हमें बात करनी है कि अब तक टोटल कितना तो हमारा क्रेडिट, यानी किसानों को कितना तो उसको कर्ज मिला है, और उसके अलावा जो है टाइम टाइम स्पेंड कितना रहा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो पहले हम ट्रेंड देख लेते हैं। ये 1970 से लेके 2002 तक की बात बता रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रेंड ये है ट्रेंड। मतलब 70 के आसपास तो बिल्कुल ही लो था, 80 में थोड़ा अप हुआ, इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं थी। 80 से लेके 91 तक भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं थी, लेकिन 91 के बाद और 2002 के बीच में बहुत ही ड्रास्टिक जो है चेंज हुआ। देखो कितना गैप है, और ये क्यों हुआ? थैंक्स टू नबार्ड। कि जो नबार्ड का रोल था वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहा है। नबार्ड जब इस्टेब्लिश हुआ तो उसने 1991 से लेके 2000 के बीच में बहुत अच्छा काम किया। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि इसमें जो है नबार्ड ने बहुत ही कमिटमेंट से इसमें काम किया है, और उसका आप रिजल्ट देख सकते हो कि क्रेडिट डिसबर्समेंट कितना अच्छे से हुआ है। उसके बाद फिर बात होती है कि हमारा जो रिलेटिव शेयर है, मतलब कितना
किसानों ने कर्ज जो है बड़े जमींदारों से लिया और कितना उसका जो है बैंकों से लिया है, तो उसका ये रेशो है। 1951 की बात करें तो 93% जो लोन था वो था मनी लेंडर्स, जिसकी मैं बात कर रहा था, मतलब जो साहूकार थे वहीं से किसान पैसा उठाते थे। महंगे इंटरेस्ट रेट पे लगा लीजिए, कैसे भी लगा लीजिए। बैंक का तो तब कोई एग्जिस्टेंस था ही नहीं, सब बड़े जमींदार थे, महाजन थे, साहूकार थे, वहीं से पैसा उठाते थे। 1961 में ये शेयर जो है कम हुआ, ऑलमोस्ट 81% ही रह गया। उसके बाद 71 में फिर और रिड्यूस हुआ, 68.3 रह गया। 81 में 36.8, काफ़ी कम हुआ। 91 में 36, और ये 2001 में आपका रह गया हार्डली 12%, और 2011 में ये रह गया सिर्फ और सिर्फ 7%। तो आप देख रहे हो कि ये जो है, ये जो पैसे लेने की, मनी लेंडर से जो पैसे लेने की ट्रेंड थी किसानों की, वो धीरे धीरे जो है ऐसे डिक्लाइन हुई है नीचे की तरफ। अब बात करते हैं बैंक की, कि बैंकों का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो बैंक का शेयर देख लेते हैं हम। बैंक का शेयर पहले था सिर्फ 1991 में 7.3%, बहुत कम था। उसके बाद ये इंक्रीज हुआ, 18.7 हो गया। उसके बाद फिर इंक्रीज हुआ, 31.7 हो गया। उसके बाद फिर इंक्रीज हुआ। तो जैसे जैसे आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर रिड्यूस हो रहा है, नीचे वो है इंक्रीज हो रहा है। और अभी जो है प्रेजेंट में मोर देन 90% जो लोन है वो जो है हमारा किसान बैंक के थ्रू लेने लगे हैं अब, क्योंकि अवेयरनेस भी आ गई है। ठीक है, क्योंकि बैंकों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं है, रिस्क भी कम है। कई बार आप देखते हो सरकार जो है कर्ज में माफ़ कर देती है, लेकिन आपने कभी ऐसा देखा है किसी महाजन ने या साहूकार ने किसी किसान का कर्ज माफ़ किया हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन बैंकों वाले लोन जो है कई बार माफ़ हो जाते हैं, वो आप चाहे इलेक्शन के लिए कह लीजिए कैसे भी, लेकिन गवर्नमेंट जो है ऐसा कर लेती है। तो अगर अब मैं बैंकों से लोन लेने के ट्रेंड की बात करूं, तो वो ट्रेंड कैसा है? वो ट्रेंड ऐसा है, इंक्लाइनिंग, पॉजिटिव है, वो बढ़ता जा रहा है। तो उसके बाद ये क्या है भाई, डिकेडल एवरेज शेयर ऑफ इंस्टीट्यूशन इन डायरेक्ट एग्रीकल्चर क्रेडिट, कि किसानों को जो ऋण दिया है सीधा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट बैंकों का शेयर कैसे कैसे बढ़ा है। पहले तो आपके ये सहकारी बैंक हैं, फिर आपके ये रीजनल रूरल बैंक है, ग्रामीण बैंक है, फिर आपके ये कमर्शियल बैंक है। तो देखिए इनका क्या कहता था, 70 में जो है सहकारी बैंक का डोमिनेंस था, सबसे ज़्यादा यही करते थे क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूसमेंट। उसके बाद इनका शेयर कम हुआ, 55 रह गया, ये बढ़ गया 38 हुआ। 90 में इनका शेयर आधा रह गया, 50% के आसपास। रीजनल बैंक का थोड़ा बढ़ा, इसका भी काफ़ी बढ़ा, 2001-2 में 44 रह गया, इनका जो है 45 रह गया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी इसको भी इसमें शो किया गया है सेक्टर वाइज, कि आपका ये कैसे कैसे ट्रेंड जो है चेंज हुआ है। तो ये जो लोन देने का प्रोसेस था भाई, आपको 2.5 एकड़ पे कितना लोन देना है, 2.5 से 5 एकड़ पे कितना, और 5 एकड़ से ज़्यादा कितना। सीधी सी बात है, जब ज़मीन ज़्यादा होगी तो सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, बैंक को रिस्क कम होगा। तो बड़े किसानों को लोन मिलने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी जो छोटे किसान थे उनको लोन देने में, क्योंकि छोटे किसानों के पास ज़मीन भी कम थी, रिसोर्सेज भी कम थे, तो इसलिए बैंक थोड़ा सा हेजिटेट करते थे। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको पुश करना स्टार्ट किया कि आप बैंकों को, कि आपको जो है किसानों को ऊपर उठाना है, उनका इनकम लेवल रेज करना है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है उनको लोन देना है। इस प्रोसेस को, इस प्रोसीजर को जितना हो सके सिंपलीफाई करके हमें बताओ। उसके बाद ये अगली जो हमारा डेटा है वो है हमारा लोन आउटस्टैंडिंग का, कि भाई
जिस कितनों को हमने लोन दे रखा है और किस किस के पास जो है अभी लोन है प्रेजेंट में, तो वो ये वहाँ पे बात होती है। तो जो 2.5 एकड़ तक के मतलब जो छोटे किसान हैं, वहाँ पे देखो जो लोन का ट्रेंड रहा है वो जो है ऐसा है कांस्टेंट सा, बहुत ज़्यादा उसमें इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। और जो बड़े किसान है 5 एकड़ से ज़्यादा लगा लीजिए, 15 एकड़ 20 एकड़, वहाँ पे ज़्यादा है। तो सीधी सी बात देख रहे हो आप, छोटे किसानों को लोन जो है वो काफ़ी लेस मिला है। और जो आपके मीडियम किसान हैं उनकी भी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं रही, लेकिन जो बड़े किसान हैं उनको लोन जो है काफ़ी हैवी दिया गया और हाई दिया गया है। तो आप मुझे ये बताओ कि छोटे किसानों को लोन की ज़रूरत ज़्यादा है या बड़े किसान को लोन की ज़रूरत ज़्यादा है? तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रास्ट है, कन्फ्लिक्ट है कि हमें पहले छोटे किसानों को भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। उसके बाद ये हमारा रीजन वाइज है कि हमारा जो है किस क्षेत्र से कितना कितना कंट्रीब्यूशन रहा है एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो हमारा नॉर्थन का 1% रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न का 0.2% रहा है, ईस्टर्न का 5। तो ये जो है थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमारा रहा है इसमें। तो इसमें डेटा में कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, आगे चलते हैं हम। ये क्रूशियल पॉइंट है हमारा एनपीए, सेक्टर वाइज एवरेज एनपीए। ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। एनपीए मतलब वही है कि किसी ने लोन लिया उसने वापस नहीं किया। सिंपल शब्द में बताऊँ कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, कि जिसने लोन लिया और जिसने नहीं दिया। जैसे इंडिया में तो आप देख ही रहे हो कि भाई बहुत सारे ऐसे डिफॉल्टर है, लोन डिफॉल्टर जो देश छोड़ के भाग गए हैं, जैसे विजय माल्या है, नीरव मोदी है। तो वो क्या शो करते हैं, वो एनपीए को शो करते हैं कि उन्होंने लोन लिया और उन्होंने रिटर्न नहीं किया। तो ये देखिए जी हमारा एनपीए की क्या हालत रही है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे उनमें ये जो है करोड़ों में है, ये इतना था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थे जो हमारी, उनमें ज़्यादा है। और उसके बाद अदर्स है। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर में जितना रहा ये रहा। तो एग्रीकल्चर में एनपीए भी रहा है बहुत जगह पे। किसान लोन ले तो लेता है, लेकिन अगर उसकी फसल अच्छी नहीं हुई तो वो कैसे रिटर्न करेगा? ठीक है, अगर वो ये सोचता है कि अगले साल रिटर्न करूँगा, तब तक इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो नहीं कर पाता। तो एग्रीकल्चर में एनपीए बढ़ना कोई हैरानी की बात नहीं है। एग्रीकल्चर में एनपीए बढ़ता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं भाई जो है अनसर्टेनिटी है कि मौसम जो है ऐसा हो जाता है, किसान का फसल सारा बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए भी एग्रीकल्चर में भी एनपीए बढ़ रहा है। आप बहुत जगह देखोगे, अगर मानसून टाइम पे आया तो पैसे दे दिए जाएंगे वापस, अदरवाइज नहीं दिए जाते। उसके बाद हमारे यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन की बात हुई है, बीपीएल की बात हुई है कि कैसे कैसे गरीबी कम हुई है। और ये गरीबी की बात इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि एग्रीकल्चर से बहुत सारे लोगों का जो है ऑक्यूपेशन जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग जो है उनका सारा सर्वाइवल ही जो है एग्रीकल्चर पर टिका हुआ है। लेकिन अगर हम एक प्रैक्टिकल बात करें कि ऐसा नहीं है कि किसान बिल्कुल ऐसे गरीब का गरीब ही रहा है, किसानों की हालत सुधरी है देखो काफ़ी हद तक। तो उसके पीछे कुछ रीज़न है, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया है। अब पहले अगर आप देख लीजिए भिवानी की अगर मैं बात करूँ, तो भिवानी में पहले कुछ भी नहीं था। अगर 10-20 साल पहले आप देखें, ना कोई पानी की सिस्टम था, ना कुछ और फैसिलिटी थी। हम कपास जिसे हम बाड़ी भी बोलते हैं वही उगाते थे, बस और कुछ था ही नहीं हमारे पास में। ठीक है, लेकिन अब आप देख सकते भिवानी के आसपास में अब धान भी होती है, गेहूँ भी होती है। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ाई गई, जो सिंचाई की सुविधा थी उनको जो है इम्प्रूव किया गया। तो इसलिए जो है अब आप देख रहे हो धीरे धीरे प्रोस्पेरिटी आ रही है भिवानी में।
धीरे धीरे वो हरियाली ग्रीनरी आप कह सकते हो कि भिवानी में आ रही है। तो गवर्नमेंट जो है कमिटेड है कि अगर कहीं पे अगर बारिश नहीं हो रही है, मानसून कम है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, नहरें खोद के पानी भेजेंगे, ड्रेन से पानी भेजेंगे, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, किसानों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फ्री की बिजली है, सब्सिडीज़ हैं, सोलर प्लांट पे अब तो काफ़ी सब्सिडी देने लग गया, 50% 100% हो गया किसानों के लिए। तो देखो गवर्नमेंट का कमिटमेंट कहीं पे भी कम नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब किसान ये नहीं कह सकता कि मानसून अच्छा नहीं हुआ तो मेरी फसल ख़राब हो गई है। अब हम मानसून पे इतना डिपेंड नहीं है, सही बताऊँ तो आपको, क्योंकि अब हमारे पास अदर ऑप्शन है, ट्यूबवेल है, नहर का पानी है, बहुत सारी फैसिलिटी है। तो आप देख सकते हो कि ये जो है हमारा, जो आपका ये आप रेड देख रहे हो जो यहाँ पे, ये आपको शो कर रहा है किसको, जो गरीब लोग जो हैं, जो बीपीएल फैमिली जो है गांव में रहती है। वो जो आपका ग्रीन है वो आपका शो कर रहा है किसको, जो शहरी लोग हैं, जो अर्बन पीपल हैं, और जो येलो है वो टोटल को शो कर रहा है। तो अगर आप ये ट्रेंड देखो कि गरीब लोगों के नंबर जो है कम हुआ है ज़्यादा हुआ है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ट्रेंड की आप बात करो तो ये ट्रेंड ऐसे है, मतलब डिक्लाइनिंग हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, जो ग्रीन है, जो ग्रीन है वो शहरी लोग हैं ना, शहरी लोगों का नंबर गरीब लोगों का ये इतने स्पीड से कम नहीं हुआ है अगर आप इस डेटा में देखो, ठीक है। लेकिन जो गांव के लोगों का डेटा देख रहे हो आप, ये रेड वाला, ये जो है शार्पली जो है डिक्रीज हुआ है। तो इससे आप क्या समझते हो कि भाई जो है गांव में गरीबी तेज़ी से कम हुई है, शहर में उस स्पीड से कम नहीं हुई है। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि शहर में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो रहने के खर्च वगैरह है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। अभी भी मैं आपको कई गांव ऐसे दिखा सकता हूँ, सभी गांव तभी नहीं है जहाँ पे लोग फ्री में बिजली यूज करते हैं। कई गांव आपको ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल डायरेक्ट जो है चक्की लगाते हैं, एसी चलाते हैं, ऐसे बहुत सारे गांव हैं। और कई गांव में तो ऐसे भी सुनने को मिलता है कि भाई जो है बिजली वाले कर्मचारी जो है बिल लेने गए किसी गांव में, और गांव वालों ने उनको बंधक बना लिया, उनको पीट दिया। कुछ गांव ऐसे भी हैं। तो कहीं ना कहीं देखो थिंकिंग का डिफरेंस है। गांव एक अभी भी एक अलग चीज़ है और शहर एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा काम तो है नहीं ना, इसमें थोड़ी बदनामी होती है गाँव की, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव भी हो रही हैं। तो इसलिए जो है अब गाँव में फैसिलिटी ज़्यादा होने लगी है। पहले जब हम बचपन में गांव में रहते थे तो हमें पता था कि ऐसे हम ये बोलते थे कि आज बिजली का वार है। उसका मतलब क्या होता था कि जैसे आज मंडे है तो आज बिजली आई हुई है, तो अगले दिन नहीं आएगी, ट्यूसडे को फुल डे ना रात को आएगी, फिर वो वेडनेसडे को आएगी, फिर वो थर्सडे को नहीं आएगी। तो ऐसे कर करके मतलब गांव वालों ने अपना लाइफस्टाइल ऐसा बना लिया था कि जिस दिन बिजली होती थी उस दिन घर से बाहर नहीं निकलते थे लोग। कोई टीवी देख रहा है, कोई घास काट रहा है, कोई आटा पीस रहा है। और जिस दिन बिजली नहीं होती थी उस दिन जो है सब फ्री, कोई इधर उधर बैठ के ताश खेल रहा है, कोई ऐसे खेल कूद रहा है अपना, कोई इधर ही बैठ के गप्पे मार रहा है। तो जैसा उस टाइप का पावर का सिस्टम था वैसे लोगों की लाइफस्टाइल थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन आई थिंक 16-17 घंटे तो लाइट है लगभग सभी गाँव में 24 में से। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास थर्मल प्लांट भी ज़्यादा हो गया है। आई थिंक अब 5 के आसपास थर्मल प्लांट है हरियाणा में। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हम जो है अब प्रोग्रेस के रास्ते पे है। और ये इस डेटा से ये पता चलता है कि हमारी जो गरीबी है वो भी कम हुई है। उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा किसानों का प्रोडक्ट है, भाई हम किस चीज़ में कहाँ पे स्टैंड करते हैं वर्ल्ड वाइड, कि हम कॉफ़ी में कहाँ करते हैं, फ्रूट में कहाँ करते हैं, वेजिटेबल्स में कहाँ करते हैं, राइस में कहाँ करते हैं। तो उस यहाँ पे अब रैंकिंग की बात हुई है कि हम जो है कहाँ कहाँ यहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो एप्पल में हम जो स्टैंड करते हैं वो कहाँ पे रैंक है हमारा 10। बनाना में फर्स्ट है हम, मैंगो में तो देखो फर्स्ट है ही है, पपाया में
सेकंड है, पाइन एप्पल में 4 है, ग्रेप्स में 10 है। ठीक है, टोटल फ्रूट्स में हम सेकंड नंबर पे हैं। टोटल वेजिटेबल्स में भी हम सेकंड नंबर पे हैं। ब्रिंजल है हमारी सेकंड रैंक है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, पीज है, अनियन है। अनियन की तो काफ़ी डिमांड रहती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए कि हम जो है बहुत अच्छा स्टैंड कर रहे हैं। जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं उनके एक्सपोर्ट में हमारा बहुत अच्छा रोल रहा है। तो ये आपका टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था। छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक्सेस टू क्रेडिट आपको ध्यान से पढ़ना है। और इसके साथ हमारी जो है 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है हमारे सब्जेक्ट की, अब 2 रहती है, वो हम करेंगे। और जहाँ तक बात रही कि आपको आज शाम तक असाइनमेंट मिल जाएंगे, अब की बार आपको 2-2 असाइनमेंट बनाने हैं, तो वो आपको ध्यान से बनाना है सबको असाइनमेंट। ठीक है, तो आज ये हमारी बात हुई थी। नेक्स्ट डे फिर हम जो है थर्ड यूनिट में चलते हैं। थर्ड यूनिट टोटल जो है हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर की बात करती है। उसके बारे में कल को हम फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।